हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो में आप आए हैं तो आपको हमारी वीडियो का थंबनेल टाइटल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि सारे हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर जो है पूरा हो चुका है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप इसी तरीक़े से सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। मैं आप लोग के लिए लाते रहूँगा, आप लोग की सुविधा जो है मैं देते रहूँगा। ठीक है। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर को हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक के बन रहेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमारी वीडियो जो है आपको कैसी लगती है, क्या फीडबैक मेरा हो सकता है, आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है। उदाहरण व्याख्या करें। जैसे दोस्तों कोई मिश्रण है, उसमें अवयव को क्या करना है, अलग करना है। क्यों अलग करना है, क्या कारण है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं। किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की ज़रूरत कई वजह से होती है। जैसे मिश्रण में मौजूद हानिकारक यानी जो हमें काम के ना हो, या अनुपयोगी जो हमारे उपयोग में ना आए पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरा, उपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए। जैसे उसमें जो है हानिकारक पदार्थ मिला हुआ है तो हम उसमें से उपयोगी पदार्थ को क्या करेंगे दोस्तों, अलग करेंगे उसके लिए। तीसरा, मिश्रण से एक से ज़्यादा उपयोगी घटकों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। एक से अधिक क्या उसमें मिला हो रहेगा मिश्रण में, तो उस अवयवों को अलग करना ज़रूरी होगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उपयोगी घटकों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। एक से ज़्यादा उपयोगी घटक होगा उसको क्या करेंगे दोस्तों, अलग करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि मिश्रण से आपको अवयवों को अलग करने की कुछ उदाहरण है। यहाँ पे चावल से पत्थर और मिट्टी के, है ना, मिट्टी को क्या करते हैं, अलग करते हैं। समुद्र के पानी से, है ना, नमक निकालना, ये भी क्या हुआ, हमारा मिश्रण से पृथक्करण हुआ, यानी कि उस अवयवों को बाहर निकाला गया। और समुद्र के पानी से नमक निकालना हो गया, और गन्ने के रस से शक्कर के रवे निकालना। ठीक है। और चौथा में लिख दिए हैं मक्खन निकालने के लिए दूध का मंथन करना आदि। ये सभी के सभी क्या दोस्तों, मिश्रण के अवयवों से अलग किया गया, पृथक किया गया। ठीक है। इस तरीक़ा से लिख लेंगे। बाकी दोस्तों आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, ओसाना का क्या अभिप्राय है, इसका कहाँ उपयोग होता है। ठीक है। तो ओसाना मतलब चलिए जानते हैं। ओसाना यानी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं कि ओसाना जो है भूसे से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया है। अनाज भूसे को कुछ ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, जिसमें भूसा हवा में उड़ जाता है तथा अनाज ज़मीन पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग गेहूं के दाने को अलग इकट्ठा करने में किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ दिया है कि पवन अथवा वायु के झोंके द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि जो है निष्पावन कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर डिफिनीशन भी दे दिए। और किसान भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करते हैं, इसे हमारे यहाँ ओसाना भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीक़े से क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो उदाहरण देकर चालन की विधि का वर्णन करें। यानी दो को उदाहरण देना है चालन विधि का और उसका वर्णन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने उदाहरण में लिख दिया है, बहुत सारे 2-3-4 लिख दिए हैं। आटे से चोकर अलग करना, काजू कारखाने में काजू अलग करना, स्वर्णकारों द्वारा विभिन्न आकारों के मोतियों को अलग करना, तथा किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनाजों को अलग करने के लिए चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो मैंने इस तरीक़े से लिख लिया। लेकिन दोस्तों अब इसमें से हम क्या करेंगे कि आटे से चोकर अलग करना, काजू कारखाने में काजू अलग करना, ये दो को एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे और मैं उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसका वर्णन। यहाँ दोस्तों अब हम लोग वर्णन करेंगे। पहला, आटे से चोकर अलग करना। ठीक है। तो वैसे गेहूं के आटे से चोकर अलग करने के लिए उसे छनना उचित होता है। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि गेहूं के आटे और चोकर के आकार में अंतर होता है।
आकार की तुलना करें तो चोकर जो है गेहूं के आटे से बड़ा होता है, ठीक है, जिसे छलनी से आसानी से अलग किया जा सकता है। छलनी मिश्रण से कणों को अलग करने की क्या है विधि है, जो कणों के आकार के अंतर पर क्या होती है आधारित होती है, ठीक है। इस तरीके से वर्णन करेंगे पहला का। दूसरा का, काजू कारखाने में काजू अलग कैसे होती है ना जी, अलग करना है तो काजू के कारखाने में काजू को अलग करने के लिए छलनी या छनाई जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। छलनी में छोटे छोटे छेद होते हैं और आकार के आधार पर कणों को क्या किया जाता है अलग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे आप वर्णन कर लेंगे। बाकी चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। आपका है चौथा नंबर क्वेश्चन, थिराना एवं निथारना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। थिराना एवं निथारना इस विधि द्वारा एक द्रव एवं उसमें नहीं घुलने वाला ठोस के मिश्रण से अवयवों को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार के मिश्रण में ठोस द्रव के अपेक्षा क्या होता है भारी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बीकर में क्या करना है, बालू और जल का मिश्रण लेना है, ठीक है। तो बालू जल में क्या होता है नहीं घुलता है। थोड़ी देर तक छोड़ देने पर क्या होता है, बालू भारी होने के कारण बीकर की पेंदी में बैठ जाता है, ठीक है। इस क्रिया को थिराना या अवसादन कहते हैं। सावधानी पूर्वक ऊपर के साफ जल को दूसरे बीकर में क्या होता है एक कांच की छड़ के सहारे ढाल लें। इस क्रिया को थिराना या निस्तारण भी कहते हैं, ठीक है। अतः निथारना वह प्रक्रिया है जिसमें अविलेय भारी ठोस एवं हल्के द्रव के मिश्रण से द्रव को ढालकर अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बालू और जल के मिश्रण से आप उसके अवयवों को कैसे पृथक करेंगे। तो बताना है दोस्तों, बालू और जल के मिश्रण से रेत तथा जल को फिल्टर पेपर द्वारा छानकर पृथक कर सकते हैं। इस विधि द्वारा बालू यानी कि रेत जो है फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, जबकि पानी फिल्टर रहित होकर नीचे आ जाएगा। रेत और जल के मिश्रण को निस्तारण विधि से भी पृथक किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 6 नंबर आता है, गंदले जल के नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। तो बताना है, गंदले पानी के नमूने से साफ पानी यानी साफ जल पाने के लिए निस्पंदन है ना, निस्पंदन और अवसादन जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम निस्तारण के बारे में देखेंगे कैसे करेंगे। तो गंदे जल को कुछ समय के लिए बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है। मिट्टी के कण भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, फिर पानी को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डाल लिया जाता है। तो ये हमारा निस्तारण हो गया। उसके बाद दोस्तों निस्पंदन क्या है, फिल्टर पेपर को मोड़कर कीप में रखा जाता है और उस पर गंदा पानी डाला जाता है। कीचड़ फिल्टर पेपर पर रह जाता है और साफ पानी फिल्टर पेपर से होकर बीकर में इकट्ठा हो जाता है। फिल्टर पेपर में बहुत बारीक छिद्र होते हैं, जिससे मिश्रण में मौजूद ठोस कण फिल्टर पर ही क्या होते हैं रह जाते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 चीज़ बताया। बाकी दोस्तों आप बाष्पीकरण विधि से भी अलग कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने लिख दिया हूँ कि गंदे पानी को एक बंद फ्लक्स में लेते हैं जिसके एक सिरे पर छेद होता है, ठीक है। इसमें एक कांच की नली डालते हैं और नली का दूसरा सिरा जो है किसी बीकर में डालते हैं। अब फ्लक्स को गंदे पानी के साथ उसके क्वथनांक तक क्या करते हैं गर्म किया जाता है। जब पानी वाष्पित होकर भाप के रूप में नली में चला जाता है तो यह ठंडा होकर साफ पानी के रूप में बीकर में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपको क्या करनी है, वाष्पीकरण विधि से भी आप गंदे पानी को जो है अलग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप बालू और लोहे के बुरादे के मिश्रण से उसके अवयवों को कैसे पृथक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बताना है, यदि बालू और लोहे के बुरादे के मिश्रण से उसके अवयवों को अलग करना है तो चुंबक से अलग आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा चुंबकीय है, हालांकि बालू चुंबकीय नहीं है। इसलिए चुंबक द्वारा लोहे और बालू के मिश्रण से लोहे के बुरादे अलग कर लेंगे यानी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका 8 नंबर आता है, पकाने के पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल कण को किस प्रकार अलग करेंगे। तो चलिए जानते हैं। पकाने के पहले दालों के किसी नमूने से भूसे एवं धूल कणों को ओसाना विधि द्वारा अलग करेंगे, ठीक है। इस विधि के द्वारा भारी ठोस से हल्के ठोस अलग किए जाते हैं।
यह चना, गेहूँ इत्यादि जैसे भारी दानों से हल्की भूसी आदि को अलग करने को, है ना, अलग करने का एक आसान एवं उपयोगी तरीका है। किसान चना, गेहूँ आदि जैसे दानों जिसमें भूसी मिली हो, है ना, उससे ऊंचाई से क्या करते हैं, गिराते हैं। हालांकि भूसी के कण वायु के झोंके से उड़कर दूर जा गिरते हैं और अन्न यानी कि दाल के भारी दाने जो है सीधे नीचे गिरकर एक ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करनी है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। बाकी दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो समुद्र जल से नमक वाष्पन या वाष्पीकरण विधि द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे समुद्र जल से साधारण नमक प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग होता है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। ठीक है, इन्हीं लवणों में एक लवण साधारण नमक है। समुद्र जल को बड़े बड़े उथले यानी कि गड्ढों में रखा जाता है, जिसे समुद्री ताल कहा जाता है। ठीक है, इसमें जमा किया जाता है और फिर उसे धूप में छोड़ दिया जाता है। सूर्य की ऊष्मा से जल वाष्पीकृत होकर क्या होता है, उड़ जाता है और गड्ढों में नमक के ढेर रह जाते हैं। इस तरह से प्राप्त नमक का शोधन कर उसे अशुद्धियों से मुक्त कर ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है। यदि हाँ तो आप कैसे पृथक करेंगे, है ना जी, यानी कि कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। आंसर देंगे दोस्तों, हाँ, इसको अलग कर सकते हैं। आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को अलग किया जा सकता है। इसके लिए आप एक तरीका जो है अपना सकते हैं। ये तरीका कौन है, तो छलनी से अलग करके, है ना, यानी आटे और चीनी के मिश्रण को बारीक छलनी में डालकर छाने। आटे के कण महीन होने के कारण छलनी से क्या होगा, निकल जाएगा और चीनी के दाने क्या होगा, छलनी में रह जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों पानी में घोलकर अलग करना, यानी पानी में घोलकर भी क्या करेंगे, हम अलग कर सकते हैं। तो आटे और चीनी के मिश्रण को पानी में घोलें, चीनी पानी में घुल जाएगी। अब इस मिश्रण को फिल्टर पेपर पर छानें। फिल्टर पेपर पर आटा जमा हो जाएगा। अब छाना हुआ भाग चीनी पानी का मिश्रण होगा। इस मिश्रण से पानी को जो है वाष्पित करके चीनी को अलग किया जा सकता है। वाष्पित पानी को संघनित करके पानी को भी वापस पाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से भी आप लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बालू और चीनी के मिश्रण से आप उसके अवयवों को कैसे पृथक करेंगे। तो बताना है कि बालू जो है अघुलनशील पदार्थ होते हैं, जबकि चीनी घुलनशील पदार्थ होते हैं। अतः इसके मिश्रण को पानी में घुला देते हैं। कुछ देर तक उसे हिलाते रहते हैं ताकि चीनी पूर्णतः घुल जाए। अब छन्ना पत्र में बालू को छान लेते हैं। पानी और चीनी के मिश्रण को वाष्पन विधि से अलग कर लेते हैं। इस प्रकार बालू एवं चीनी के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपका जो है यहाँ पढ़ी अति लघु और लघुतरीय प्रश्न चैप्टर 6 का जो है ख़त्म हो चुका है। सो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेते नहीं, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय